अकबर के शानदार शासनकाल की नींव असल में किन चीजों पर टिकी थी? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है और सच कहूं तो यही उनकी ऐतिहासिक पहचान भी है। उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य बढ़ाया ही नहीं, बल्कि उसे अपने जमाने की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत और हां, सबसे अमीर सल्तनत बना दिया। आखिर एक साम्राज्य सिर्फ जीता नहीं जाता, उसे बड़ी बारीकी से गढ़ा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अकबर ने ये किया कैसे? आखिर वो कौन से सिद्धांत थे, वो कौन सी नींव थी जिस पर उन्होंने अपने शासन की इतनी मजबूत इमारत खड़ी कर दी? देखिए, अकबर की पूरी विरासत को समझने की जो चाबी है ना, वो इन 3 मजबूत पिलर्स में छिपी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने उनके साम्राज्य को वो शक्ल दी जिसके लिए हम आज भी उन्हें जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, सत्ता का केंद्रीकरण, यानी पावर को एक जगह इकट्ठा करना। देखते हैं कि अकबर ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पकड़ को इतना फौलादी कैसे बनाया। देखिए, कोई भी राजा या बादशाह अकेले महान नहीं बन सकता, और अकबर की असली ताकत थी उनके सलाहकारों की वो जबरदस्त टीम, जिसे इतिहास नवरत्न के नाम से जानता है। अब जरा इस लिस्ट पर गौर कीजिए। ये सिर्फ नाम नहीं है, और ना ही ये सिर्फ मंत्री थे। ये तो अपने अपने फील्ड के मास्टर थे। सोचिए, एक तरफ टोडरमल जैसा फाइनेंस का जीनियस, तो दूसरी तरफ तानसेन जैसा संगीत का जादूगर, बीरबल जैसा तेज दिमाग वाला रणनीतिकार और राजा मानसिंह जैसा लॉयल सेनापति। यही जो डाइवर्सिटी थी ना, यही अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव समझ का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन बात सिर्फ काउंसिल तक ही सीमित नहीं थी। अकबर ये बहुत अच्छे से जानते थे कि एक साम्राज्य पर पूरी तरह से कंट्रोल के लिए सिर्फ राजनीतिक ताकत काफी नहीं होती। असली पकड़ के लिए धार्मिक मामलों में भी अधिकार होना जरूरी था। और बस यहीं पे महजरनामा सीन में आता है। ये एक कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट था। इसने सीधे सीधे बादशाह को धार्मिक मामलों में सबसे ऊपर कर दिया, और जो उलेमा थे, मतलब जो धर्मगुरु थे, उनका दखल बहुत कम कर दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, पावर को पूरी तरह से बादशाह के हाथों में लाने का। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ। और ये पिलर, जानते हैं, कागज और नीतियों से नहीं, बल्कि पत्थर और जुनून से बना था। ये थी अकबर की आर्किटेक्चरल सोच, जो मुगल साम्राज्य की ताकत और उसके विजन की कहानी आज भी सुनाती है। अब ये देखिए, आगरा का किला, ये सिर्फ एक फौजी इमारत नहीं थी, ये तो अकबरी आर्किटेक्चर की शान का एक ऐलान था। इसका इतना बड़ा साइज और लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल, ये अकबर के दौर की एक ऐसी पहचान बन गया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अकबरी आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी खासियत थी उसका मिक्सचर, एक संगम। इसमें आपको पर्शियन स्टाइल की शान दिखेगी, तो वहीं भारतीय कारीगरी का हुनर भी। बड़े बड़े मेहराब, सिमेट्रिकल डिजाइन्स, और हां, सबसे जरूरी, लाल बलुआ पत्थर का वो शाही इस्तेमाल। इन सब ने मिलकर एक ऐसा स्टाइल बनाया जो आज भी एकदम अलग खड़ा नजर आता है। देखिए, अगर आगरा का किला एक ऐलान था, तो फतेहपुर सीकरी तो अपने आप में एक पूरा महाकाव्य था। जरा सोचिए, अकबर ने रेगिस्तान के बीचों बीच एक पूरा का पूरा शहर खड़ा कर दिया। एक ऐसा शहर जो उनके सपनों की परछाई था। और यही बात इस शहर को सबसे खास बनाती है। फतेहपुर सीकरी सिर्फ ईंट पत्थर का शहर नहीं था, नहीं, ये अकबर के उस सपने का जीता जागता सबूत था, जहां एक ही छत के नीचे अलग अलग कल्चर और मजहब एक साथ रह सकते थे, फल फूल सकते थे। तो चलिए अब आते हैं तीसरे और आखिरी पिलर पर, और ये पिलर है कला, साहित्य और ज्ञान का। मतलब एक पूरा कल्चरल रेनेसां, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण। अकबर ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां आर्ट और लिटरेचर अपने चरम पर पहुंच गए। पता है, अकबर का दरबार सिर्फ राजनीति का अखाड़ा नहीं था, वो तो उस जमाने की सबसे बड़ी प्रतिभाओं का एक संगम बन गया था। उनका जो संरक्षण था, जो पेट्रनेज था, वो एक चुंबक जैसा था, जो पूरे हिंदुस्तान के बेहतरीन कलाकारों, शायरों, संगीतकारों और विद्वानों को अपनी ओर खींच लाता था। जरा सोच कर देखिए, एक ही दरबार में अबुल फजल जैसा इतिहासकार अकबरनामा लिख रहा है, फैजी अपनी शायरी से महफिल जमा रहा है, और मियां तानसेन, उनके सुरों का जादू तो आज तक लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। इन सभी सितारों ने मिलकर एक ऐसे कल्चरल गोल्डन एज को जन्म दिया जिसकी मिसाल मिलना सच में बहुत मुश्किल है। तो जब हम इन तीनों पिलर्स को, यानी एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन, एक शाही आर्किटेक्चर और एक जबरदस्त कल्चरल संरक्षण,
इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं तो अकबर की विरासत की एक पूरी मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने आती है। तो सार क्या है? पहला, एक सेंट्रलाइज्ड पावर जिसने प्रशासन को मजबूत किया। दूसरा, एक आर्किटेक्चरल विजन जिसने साम्राज्य को एक पहचान दी। और तीसरा, एक कल्चरल संरक्षण जिसने कला और साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और इन तीनों पिलर्स ने मिलकर सिर्फ एक साम्राज्य को फैलाया नहीं, बल्कि उसे अंदर से इतना मजबूत कर दिया कि वो अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे अमीर ताकत बन गया। यही अकबर की असली जीनियस थी, सिर्फ जमीन जीतना नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम और एक ऐसी पहचान बनाना जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मुगल सल्तनत की बुनियाद बनी रही। और ये हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि नीति, पत्थर और संस्कृति से गढ़ी गई ये बुनियाद आखिर इतनी मजबूत कैसे थी कि इसने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए पूरे मुगल साम्राज्य की तकदीर तय कर दी।